अन्यथा दीपके जैसे आम आदमी पार्टी के साथ इस रूप में काम कर चुके हो, उनका पूरा अपना उनके फैमिली का बैकग्राउंड देखिए, उनके अपने पढ़ाई लिखाई का शुरू का देखिए, फिर उसके बाद तो समझ में आ गया कि पहले इंजीनियरिंग वगैरह की है, फिर इधर आए, फिर आम आदमी पार्टी के साथ काम करने के बाद आप अचानक यूएस के एक नामचीन यूनिवर्सिटी में चले जा रहे हो, कितना पैसा खर्च हुआ होगा उसको जाने आने में, वहाँ रहना, पढ़ाई का कोर्स करना। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी आती है फर्जी डिग्री वालों को लेकर, उस डिग्री को लेके, उस कमेंट को लेके, कॉकरोच कमेंट को लिया आपने, सोशल मीडिया पे एक सनसनी क्रिएट की, और जैसे समझ में आया तो सब वहाँ छोड़ छाड़ के, नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर तो आपने कोर्स किया तो फिर कैरियर बनाओ, तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए थे, छोड़ छाड़ के आके यहाँ पे करना। तो एक बार तो इन लोगों ने इस काम को कर लिया, लेकिन इसी में ये पूरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं। चाहे इनके प्रवक्ता, जैसे आप सोचें कि जब पंजाब को लेकर सवाल पूछा जाता था तो अब सीधे आप टाल रहे हो, तो चुप है। हाँ, तो बेसिकली इनका मकसद क्या था कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है ना उसको ब्रेक करो, ये मैसेज दें आप कि नरेंद्र मोदी को यूथ पसंद नहीं कर रहा है। एक नैरेटिव और चल रहा है, मैं आपको बताऊं। देखिए, राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ बोले, खबर नहीं है, रोज बोलते हैं, उनका काम है ये बोलना। कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोले, सीजेपी वाले बोले, अब वो कोई खबर नहीं रहेगी, उसमें किसी को कुछ सोचने जैसा नहीं लगेगा ज्यादा। भाई ये तो यही बोलेंगे ना, ये कोई और बात थोड़ी बोलेंगे। एक सटल नैरेटिव होता है जो धीरे धीरे जो है उसको बढ़ाया जाता है, और कई बार वो लोगों को इफेक्ट करने लगता है। जैसे एक बात ये चल पड़ी है, मैं देख रहा हूँ कई जगह सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको बढ़ाया जा रहा है आगे, कि यार ये देखें, यूपीए में भी 12 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई थी, है ना। 12 साल के बाद जो है, ये कोई उन्होंने बता दिया कि मतलब जैसे 10-12 साल के बाद जो है कोई भी किसी भी सरकार के खिलाफ लोग जो हैं, लोगों में धारणा बननी शुरू हो जाती है, जैसे ये कोई पॉलिटिकल ट्रूथ हो। ये यहाँ ये तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं, लेकिन चलाया जा रहा है। वहां देखो 12 साल के बाद ये हुआ था, और 14 में आपको पता है क्या हो गया, इनका भी वो दौर अब शुरू हो गया, स्लाइड पर आ गई है यूपी मोदी सरकार। खासतौर पे सौरभ आप देखें तो बंगाल में जीत के बाद ये बहुत ज़्यादा ये शुरू किया गया, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की विक्ट्री हुई, और उसके बाद जैसे जैसे टीएमसी के सांसद टूट के आना अलग अलग जगहों पे, फिर डिलिमिटेशन बिल की बात कहा जाना, उसके बाद इनको ये समझ में आ गया कि बीजेपी अब तो उस मोड में जा रही है कि इसको डिफीट करना बड़ा मुश्किल होगा, नरेंद्र मोदी उस मोड में जा रहे हैं। तो वहाँ पर सीधे ये इशू मिला, और ये इशू ऐसा था कि जिससे कोई भी यूथ अपने आप को कनेक्ट करता, कोई भी फैमिली अपने आप को कनेक्ट करती, वही एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना ही चाहिए। तो सीधे उन लोगों ने इस इशू को पकड़ के एक दबाव बनाया सरकार के ऊपर, और किसी भी सरकार के ऊपर सरब दबाव होना ही चाहिए, लेकिन वो दबाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करके आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में घुसेंगे, और घुसने के बाद फिर कहो कि पुलिस ने हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया। पहले सौरभ क्या होता था कि अपोजिशन के दल, जैसे बीजेपी भी जब अपोजिशन में थी, तो पार्लियामेंट घेराव बार बार ये नारा होता था अक्सर किसी इशू को लेके। प्रक्रिया उसमें यह रहती थी कि जंतर मंतर पे आपने इजाज़त ली, इजाज़त से थोड़ी दूर आगे बढ़ने किए, चलो संसद करके 10, 20, 30 मीटर पे पुलिस बैरिकेडिंग लगी होती थी, 3 बैरिकेडिंग जैसे होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत आपने दबाव बनाया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, बहुत बड़ा इशू है, तो पहली बैरिकेडिंग को तोड़ के थोड़ा आगे बढ़े, दूसरी बैरिकेडिंग जाते जाते वहाँ पे वाटर कैनन वगैरह थोड़ा चला, प्रोटेस्ट वहीं ख़त्म, अपने आप ही कर देते थे वहीं। ये नहीं कि फिर आप वहाँ पे जाके पहुँच जाए, और उसमें भी ये पता होता था कि थर्ड बैरिकेडिंग तो आपको तोड़ना ही नहीं है। इस बार क्या हुआ, ये तो लगभग पहुंच गए थे दीवार, और संसद में घुसी है, और उसके बाद फिर कहीं नहीं हमारे ऊपर। एक बार आपने याद दिला दी, सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला गया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये इत्तेफाक है, मैं कल इस बारे में सोच ही रहा था कि क्या कभी कोई ऐसी बात भी उठ सकती है, जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट के तौर पर ही खत्म कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, कि भाई इस मामले से ये दिखाई दिया है कि वहां पर एंट्री और एग्जिट, लोगों का आना जाना, वो मैनेज नहीं किया जा सकता अगर बड़ा प्रोटेस्ट हो। तो इस बार वो हुआ ही है। तो और दूसरी बात यह है कि वो पार्लियामेंट, मतलब आपका नर्व सेंटर सरकार का जो है, बेसिकली न्यूक्लियस, उसके बेहद करीब है। जो इस बार हुआ वो आइंदा ना हो, इसलिए प्रोटेस्ट साइट कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। और जैसे लोग सौरभ इस प्रोटेस्ट में जुड़े, स्टूडेंट इसमें अभी तक आप कितने इसमें देख रहे हैं? सौरभ दास स्टूडेंट है, रांका स्टूडेंट है, जिनको पैलेट लगा, जिस बेचारे को ईश्वर करे वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्टूडेंट तो नहीं। कोई हरियाणा की डांसर जो माफ़ी फिर मांग रही है, स्टूडेंट तो नहीं। एक जो छोटी सी बच्ची, कोई नीट से मतलब नहीं। तो जितने केस अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो ये तो नीट से इन लोगों का लेना देना नहीं था। बहुत है तो अभी तक सामने वैसे ही आ रहा है। फिर जाके आपने उस जगह पर प्रोटेस्ट किया, उसी के बाद ये बात हो रही है कि मामला सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं है। प्रोटेस्ट की अगर इजाज़त नहीं देनी होती सरकार को तो पहले दिन नहीं दे, पुलिस से लाठीचार्ज कराना होता तो पहले दूसरे तीसरे दिन लाठीचार्ज करा लेती।
ये तो सब उस दिन हुआ ना जिस दिन आप संसद में घुसने के लिए एकदम आमादा थे। अभी इस मंशा से अगर वहां पर कोई भीड़ ले आएगा तो ये पता चल गया इस बार की क्या हो सकता है। उसी लिहाज से हाँ, कि ये फिर तो फिर बड़ा आसान है, और वहां पर फिर पुलिस के ऊपर ही चढ़ जाना कि आपने हमारे ऊपर अत्याचार किया। और आज का पुलिस का वीडियो तो सीधे सीधे सौरभ आप देखें तो क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से समझाया जा रहा है। अब अंत में जरा ये बात कर लें बांकीपुर वाली। ये होता है क्या, क्या है, कंगाली में आटा गीला, ऐसी कोई कहावत है ना? कंगाली में या आप सर मुड़ाते ही ओले पड़े, बुरा वक्त चल रहा हो और उसमें ऐसी कोई चीज हो जाए जो मतलब पार्टी के लिए शर्मनाक है, पार्टी के लिए बेहद एम्बैरेसिंग है और शॉकिंग है, ये कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट आप 20,000 19,000 वोट के मार्जिन से आप हार जाएं। जो सीट आपके पास 30-35 साल से थी, जो कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से शायद देश में इतनी मुफीद सीट कोई आपके लिए नहीं होगी। 35% आपके पास सवर्ण वोटर है वहां पर, और जो आप जिस जाति से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उस जाति से आपने कैंडिडेट दिया हुआ है। हर खाना टिक था पॉजिटिव में बीजेपी के लिए, और फिर भी वो आप सीट इतने बड़े मार्जिन से हार जाएं। तो ये, और इस सारे माहौल में जब बुरा वक्त चल ही रहा है, उसमें इसको लेकर के क्या कह रही है? एमओआई इक्वेशन के हिसाब से सर बात करें तो लगभग 17-18% ही था एमओआई दोनों। अच्छा, बाकी वोट तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से बहुत आसान सीट थी। और ऐसी हार होना, वाकई जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, शर्मनाक, करारी, नाक रगड़ के हराना जिसको कहते हैं, या चारों खाने चित कर देना, उस तरह वाली हार है जो कि पीके ने बीजेपी को दी है।